Hello everyone, I'm Zubarul Min and it's a pleasure for me to have all of you here today as a part of our SQ Circle community. So before start, I would like to share the objective of SQ Circle. So we are trying to create a better place for all QA professionals, whether you are an experienced QA expert or just starting out your journey in SQ fields. So our aim is to provide a supportive environment that can take care of your growth, learning, and collaboration between the testers, so they can ask any questions and they can share query related stuff or job opportunities. So to pursue this, we will be organizing different session and events on weekly basis, and definitely it's all gonna 100% free of cost. So today it's about all of you, the fresh QA professionals, and who are stepping into this exciting and dynamic fields. As we all know, there could be a lot of challenges and problems that comes with starting your journey in QA. So that's why we are here for this workshop. Wait, let me accept the request. Okay. So for today, we have Muhammad Kazim with us for this online workshops, and he has done master in software engineering, and currently he is working as a senior SQ automation engineer at TPS Worldwide. So first of all, thank you so much, Kazim, for giving us time for this session. Thank you, Zubair, for having me for that session, for conducting that session. बहुत सारे लोग आ चुके हैं, हम लोग अपना सेशन शुरू कर लेते हैं। तो Okay. अस्सलाम वालेकुम। हाँ, या काजिम, बिफोर स्टार्ट मुझे थोड़ा क्लियर करने दें कि आज का हमारा जो सेशन होगा ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट पार्ट में आप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे अपना स्टफ और अपना एक्सपीरियंस, और जो भी वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं वो आप शेयर करेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। और इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन हमने अलग से रखा हुआ है। सो इफ़ एनी पार्टिसिपेंट हैव क्वेश्चन, सो दे कैन रेज देयर हैंड, so we will be taking the questions one by one. So Kazim, now you can take over from here. ओके श्योर, दैट्स गुड। थैंक यू फॉर having me and for that conducting that workshop. सो हम शुरू करते हैं। एस एसक्यू सर्कल में मैं ना बहुत सारे लोगों के सवालात देख रहा था। तो सवालात इस तरह के थे कि स्लाइड तो आ रही होगी ना, यकीन मेरी, ठीक है। हाँ, तो सवाल इस तरीके से थे कि क्या आपने जो है वो फलां कंपनी यानी कॉन्टोर में, सिस्टम लिमिटेड में, निसम में, या एंग्लो सॉफ्ट में, या सिब्बी सॉफ्ट में, या बहुत सारे आप जो भी सॉफ्टवेयर हाउस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। तो लोग एक ही सवाल कर रहे होते हैं, क्या आपने जो है वो कभी इस ऑर्गेनाइजेशन में कभी इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू के क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से सवालात किए जाते हैं। तो इसके आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम लोग जो है वो यही देखेंगे कि कौन कौन से सवालात किए जाते हैं, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है, कौन किस तरीके के सवालात किए जाते हैं। ऑब्वियसली सवालात क्यूए के मुतालिक ही किए जाते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का तरीक़ेकार बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों आप लोगों को ये सेशन दे रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि इसकी वजह कुछ यूं है कि मैंने 2023 के अंदर तकरीबन 13 इंटरव्यूज़ दिए। तो वो 13 इंटरव्यूज़ का जो पॉइंट, जो मेरी लर्निंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने एक दो इंटरव्यू नहीं दिए, तकरीबन 2013 में मैंने 2013 के कुछ मंथ्स के अंदर मैंने तकरीबन 13 इंटरव्यूज़ दिए। उन 13 इंटरव्यू के अंदर मैंने क्या क्या सीखा और किस तरीके से मैंने अपने आप को रिवाइज किया, किस तरीके से मेरी जो प्रॉब्लम्स थी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में रिजेक्ट हुआ, कोई बुरी बात नहीं है। दो ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ऑफर भी आए, ठीक है। तो ये चलता रहता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कभी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। आप जितनी भी आपका डेजिग्नेशन, आपका डेजिग्नेशन जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कि वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं हुई तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि यार लोग एक्टिव भी है या नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले अकेले ही बातें कर रहा हूँ, कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। तो खैर है, कोई Hey बात नहीं। Kazim, and they are all listening you, so you can continue. हाँ, तो यार वो हमेशा लाइव की आदत है ना, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा अजीब, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं।
इंशाल्लाह आप लोग सुन रहे होंगे। और ज़ुबैर, अगर आप कुछ बीच में इंटरप्ट भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि लोग सो नहीं रहे, जाग रहे। अच्छा, इसके अंदर आपकी इंटरेस्ट की क्या चीज़ है? सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले आपको इस सेशन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू के कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज के क्या क्या, हर ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही पैटर्न के ऊपर चल रही होती है। कहीं पे एक इंटरव्यू होता है, कहीं पे दो, कहीं पे तीन, कहीं पे ऑनलाइन टेस्ट होता है, कहीं पे ऑन साइट होता है, कहीं पे ऑनलाइन होता है। फिर अच्छा, इंटरव्यू तो हो गया। अच्छा, इंटरव्यू से पहले एक साइकिल होता है कि आपको कॉल ही नहीं आ रही है इंटरव्यू की। तो आखिर वजह क्या है कि आपको लोग मुंह ही नहीं लगा रहे? थोड़ा सा मैं हार्श वर्ड यूज़ करूंगा, बिल्कुल स्लैंग होके, कि यार वजह क्या है कि यार मुझे लोग कॉल ही नहीं कर रहे, इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही। आखिर मैंने गुनाह क्या किया है? क्या क्या हो गया मेरे साथ? तो आपने कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी एक पीस ऑफ पेपर होता है। अगर वो पीस ऑफ पेपर ही सही नहीं होगा तो यार आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी जाएगी? ठीक है, तो वो मैं इस पर डिस्कस अलग करूंगा। अच्छा ठीक है, आपने इंटरव्यू दे दिया, जॉब की ऑफर भी आ गई। अच्छा, जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले कौन कौन से मसले मसाइल होते हैं जो कि हमें देखना है यहाँ पे? ठीक है, तो हाँ, तो वो कौन कौन से मसले मसाइल हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको जॉब ऑफर एक्सेप्ट करनी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो आपको रिसर्च करनी है। फिर जब जॉब ऑफर भी आ गई तो फिर सबसे बड़ी बात है कि सैलरी की निगोशिएशन। क्योंकि एचआर तो उनका काम ही यही है कि आप उनको 1 लाख बोलेंगे, वो 50,000 पे ले आएंगे, आप जो है वो 60,000 में जॉब कर लेंगे मज़े से। ठीक है, आप भी खुश, वो भी खुश। पता चला कि आपके बाद जो 2 महीने बाद एम्प्लॉय आया वो 1.5 लाख में आया। तो ये आपको जो है वो मसले मसाइल आपको सुनने को मिलते कि यार सेम डेजिग्नेशन पे एक ही बंदा आ रहा है और मुझसे ज़्यादा सैलरी लेके जा रहा है, तो ये क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि यार आपके अंदर निगोशिएशन स्किल्स ही नहीं थे। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं था, कि आपको अपने स्किल के बारे में पता ही नहीं था कि यार मैं इतना स्किलफुल हूँ और मुझे इतना मिलना चाहिए, लेकिन आपने जो है वो सस्ते में जो है वो घेर लिया। ये इसकी जो है वो सस्ते में आप जो है वो उनके आ गए। ठीक है ना? तो ये भी होता है। ठीक है, तो सबके साथ होता है ये, वक्त के साथ साथ आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल जो मैंने पावर पॉइंट स्लाइड बना के रखी हुई है उसके अंदर मैं बता देता हूँ कि यही सिंपल सवाल था कि आपने इन ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज़ दिया है या नहीं दिया। अब वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ABCD कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस जो है सेम ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि ना, जैसे मैं आपका एक्सपीरियंस अगर आपको मैं शेयर कर दूं, तो अगर कौन कौन से सबसे ज़्यादा सवालात किए जाते हैं, सबसे पहले SQA के कॉमन सवालात किए जाते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शनल टेस्टिंग, व्हाट इज़ नॉन फंक्शनल कासिम, टेस्टिंग। प्रेजेंटेशन मोड में चले जाएं काइंडली, थोड़ा बड़ी हो जाएंगे स्लाइड्स। अच्छा, अच्छा, ठीक है, यस फाइन। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से सवालात मोस्टली किए जाते हैं? ऑब्वियसली QA के ही सवालात किए जाते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड ही सवालात किए जाते हैं। अगर आप बैचलर्स हैं तो बैचलर्स के मुताबिक, अगर आपने सॉफ्ट प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा होगा तो प्रोग्रामिंग के सवालात होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सवालात होंगे, डाटा स्ट्रक्चर के सवालात होंगे, SQA के सवालात होंगे, REST API वगैरह के सवालात होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना? कोई कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं आ जाती, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसी में से ही आपसे सवालात किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली SQA के कॉमन सवालात होते हैं और वो भी प्रैक्टिकल। अच्छा, मैंने दो दो जगहों पे फेस किया है कि सवालात ऐसे किए जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, रियल टाइम इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के क्या इश्यूज होते हैं। आज तक कभी जिंदगी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज ही नहीं हुई है आज तक। डेवलपर जो है वो, सॉरी, QA जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग ही कर रहे हैं। अगर ऑटोमेशन भी कर रहे हैं तो वो भी जो है वो एक टूल को यूज़ करते हुए कर रहे हैं। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की चीज़ें आती ही नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में पूछते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में जो है वो आप ही के भाई बैठे होते हैं, यानी कि आपके सीनियर ही बैठे होते हैं, तो वो हर चीज़ पूछ रहे होते हैं। तो वो देख रहे होते हैं कि यार आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप कहाँ तक आप जवाब दे सकते हैं। वो सिर्फ आपका टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। ठीक है, दूसरा SQA के सवालात होते हैं, प्रोग्रामिंग के सवालात होते हैं, कोडिंग के सवालात होते हैं। आप कोडिंग आप बताते हैं कि यार, अच्छा मैं पूरी डिटेल में आऊँगा इसके अंदर, थोड़ी सी डिटेल में आऊँगा। ठीक है, API टेस्टिंग के सवालात होते हैं, सोप के और रेस्ट के। ठीक है, अच्छा, आपको इन सवालात के बारे में मालूमात कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो अब इसका कोई मुश्किल तरीकेकार नहीं है। आपने सिंपल सा इंटरनेट पे लिखना है SQA इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको लातादाद वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे 100 200 300 सवालात, आपको 100 कई हज़ार सवालात आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सिक्योरिटी क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है, लोड टेस्टिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है,
सैनिटी क्या होता है, स्मोक क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, अल्फा टेस्टिंग क्या होता है, बीटा टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, व्हाइट बॉक्स क्या होता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपसे इन इनके अंदर ये तमाम इन इन इंटरव्यूज क्वेश्चन के अंदर ये तमाम चीज़ें कवर है। हत्ता कि मैंने अपने एक सीनियर को भी देखा है, वो क्या करते हैं जब भी इंटरव्यू होते हैं तो नेट पे लेते हैं एस क्यू इंटरव्यू क्वेश्चन और कोई वेबसाइट खोल लेते हैं और उससे वन बाय वन करके पूछ रहे होते हैं। जैसे मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेरे सीटी होते हैं वो यही करते थे। तो मैंने भी देख लिया कि अच्छा ये हो रहा है। तो ऐसा भी होता है। और कुछ लोग रियल टाइम पे अपने दिमाग के तौर पर से सोच रहे होते हैं, जो उनके दिमाग में आ रहा होता है वो सवाल पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सिलसिला कार भी होता रहता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपल नेट पे जाना है, एसक्यू इंटरव्यू क्वेश्चन, और सिंपल है। लोग लड़के ये नहीं करते, ग्रुप में पूछ रहे होते हैं कि यार इनका क्या इंटरव्यू का प्रोसेस है, इनका क्या प्रोसेस है। ठीक है यार, एसक्यू का इंटरव्यू है तो एसक्यू के बारे में ही पूछेगा ना आपसे। हाँ, आपने अपनी सीवी के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे जो है वो स्विमिंग का शौक है, मुझे रीडिंग का शौक है, तो वो ऑब्वियसली वो तो नहीं पूछेगा। हाँ, इन दी एंड एंड में पूछ लेगा ऐसी तफरी करने के लिए। लेकिन मेन पर्पस उसका एसक्यू ही होता है। दूसरा अच्छा, दूसरा अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट करें मैंने एक यहाँ पे डाला हुआ है निसम, तो एक वेबसाइट है glassdoor.com के नाम से। glassdoor.com के अंदर क्या होता है कि जो लोग ऐसे ग्लास डोर है, इसी तरीके से इंडीड है, इसी तरीके से गूगल मैप पे भी लोग जो है वो डाल देते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं डालते, कंपनी के रिव्यूज डालते हैं। ठीक है ना। तो ग्लासडोर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, या आपने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज दिए, एटलीस्ट क्या करें, ग्लास डोर पर सर्च करें और वहाँ पे आपसे जो सवालात किए गए थे वो इसमें सबमिट कर दें। ठीक है ना, ताकि आने वाले लोगों को आपको पता चले। जैसे glassdoor.com में मैंने एक निसम के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने देख लिया था कि निसम में क्या क्या सवालात किए जाते हैं, और उस सवालात के हिसाब से मैंने अपनी लर्निंग कर ली थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। और जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया तो मैंने भी जाके जो है वो अपना पूरा का पूरा इंटरव्यू इसके अंदर डाल दिया। ठीक है ना। तो ये एस क्यू इंटरव्यू देखिए, मई 2023 के अंदर मैंने जो है वो निसम के अंदर इंटरव्यू दिया था। तो इंटरव्यू के अंदर मुझसे जो जो सवालात किए गए वो सारे के सारे सवालात जो मुझे याद रहे वो मैंने डाल दिए। कि इसमें उसने पूछा था कि ना, रेंज ऑफ क्वेश्चन सर्च ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सवाल पूछे थे, नॉन टेक्निकल के सवाल, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सवाल पूछे थे। इसने पूछा था कि भाई रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज सैनिटरी टेस्टिंग, व्हाट इज इंटरफेसेस, व्हाई वी यूज देम। अब इंटरफेसेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ गया, व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, क्लासेस एंड मेथड्स, व्हाट इज लोकेटर इन सेलेनियम, अगर आपने सेलेनियम पे काम किया तो वो उसने पूछा था मुझसे। ठीक है, हाउ वी लोकेट द एलिमेंट ऑफ द वेब पेज यूजिंग सेलेनियम। अब ये ABCD करके ये सारे सवालात इसके अंदर, जो जो सवालात मुझसे पूछे गए थे मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिए, ताकि अब ये 81 हो गया। अगर आप भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दें तो काइंडली कोशिश करें कि glassdoor.com पे जाएं और वहाँ पे इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो सबमिट कर दें। एटलीस्ट ये तो होगा कि वो जो आने वाले जो नए लोग होंगे उनको पता चल जाएगा कि यार किस किस तरीके के सवालात किए जाएंगे। और ये भी हो सकेगा कि जो जो इंटरव्यू, फर्स्ट कर मैं मुझे इंटरव्यू लेना है या किसी बंदे को भी इंटरव्यू लेना है, तो ऑलरेडी वो देख लेगा कि यहाँ पे तो सवाल मौजूद नहीं है, लेकिन वो मौजूद होंगे। क्यों होंगे कि यार SQA ही है ना, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स तो कोई चीज़ नहीं आपसे पूछी जा रही। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ग्लास, मैंने जो है वो निसम में जब इंटरव्यू दिया था, वेंचर डाइव में इंटरव्यू दिया था, जब मैंने जो है कॉन्टोर में इंटरव्यू दिया था, जब मैंने क्रिएटिव किया उसमें तो नहीं दिया था कि CC के अंदर यानी कि कॉर्पोरेटिव कंप्यूटिंग में दिया था, तो मैंने यहाँ से देख लिए थे कि कौन कौन से सवालात किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ क्यूए के सवालात नहीं पड़े होते, मैंने सारे देख लिए थे कि जो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से थे, कि वेब डेवलपर से क्या सवालात किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से क्या सवालात किए जाते हैं। ठीक है, ये तमाम के तमाम सवालात पूछे जाते हैं। अच्छा, एक स्लाइड में मिस कर गया कि इसके अंदर सातवां पॉइंट ये है कि वो आपसे एजाइल के बारे में भी पूछते हैं, कि एजाइल के अंदर अगर आप स्क्रम फॉलो कर रहे हैं तो स्क्रम के बारे में हल्की चीज़ें पूछ लेते हैं, कि स्प्रिंट क्या होता है, स्क्रम क्या होता है, कैम्बन बोर्ड क्या होता है, और इन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे ये सवालात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो SQ इंटरव्यू, सॉरी हाँ, ग्लास डोर के अंदर आपको तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मिल जाएगी। तो यकीनन आप लोग अभी मेरे साथ हैं, यकीनन जुबैर, सब अभी तक सही है या कुछ मसला तो नहीं है? जी जी, काजम भाई कंटिन्यू रखें, ठीक है, एवरीथिंग ठीक इज है, फाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, glassdoor.com पे जाके आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, और वहाँ से जो है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, लेकिन ये भी होता है कि यार वो जो है वो HR वाला आपको कॉल करता है, बोलता है कि ना मैं पर कल इंटरव्यू आपको शेड्यूल करवा रहा हूँ, तो फिर आपको फटाफट देखना भी होता है। ऐसा भी होता है कि कल भी हुआ, फिर आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 या 3 दिन का डिले ज़रूर रखें, फ़ौरन फ़ौरन ना करें।
ठीक है ना। 2 दिन या 3 दिन का गैप रखें अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई मसला नहीं, आपको समझ में आ जाता है, लेकिन वरना 2 दिन या 3 दिन का गैप जरूर रखें ताकि आप अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लें। ठीक है। तो ये वरना अगर बोले कि नहीं नहीं फौरन फौरन करना है तो फिर वो अलग बात है कि आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या सीन है। ठीक है। उसी तरीके से डेटाबेस के इंटरव्यू क्वेश्चन, डेटाबेस के नॉर्मल सवालात किए जाते हैं कि जो है वो मैंने ज़्यादातर जो इंटरव्यू में मैंने देखा है कि वो मुझसे क्या पूछते हैं, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल दो, थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल दो, डिस्टेंट लगा दो, यूनिक एलिमेंट लगा दो। अगर फर्ज करें कि ना मुझे डेटाबेस में जो है वो सेम सिमिलर रिकॉर्ड है तो वो कैसे डिलीट करेंगे। अच्छा, सिलेक्ट की क्यूरी लिख दो, राइट की क्यूरी लिख दो, अपडेट की क्यूरी लिख दो। अच्छा, वेयर के क्लॉज लगा दो। अच्छा, ज्वाइन ज़्यादातर जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ज़रूर पूछती हैं। अच्छा, ज्वाइन में फ़र्क क्या है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, ये तमाम के तमाम ज्वाइंस में क्या फ़र्क है। तो वो आपसे ज्वाइन की क्यूरीज भी लिखवाते हैं। अच्छा, 2 टेबल है, मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि वो ज्वाइन की क्यूरीज भी मुझसे लिखाई गई है। वो कहते हैं कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन शेयर करने के बाद जो ऑन साइड में तो वो आपसे पेपर पर लिखवा लेते हैं। वरना अगर जो है वो अगर आप अपने ऑनलाइन दे रहे तो आप कहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि अपनी स्क्रीन शेयर करें, फुल स्क्रीन शेयर करें और नोटपैड खोलें और वहाँ पे क्यूरी लिख दें कि ज्वाइन की क्वेरी लिख दे। कोई भी सिनेरियो हो सकता है कि फर्ज करें ऐसे मुझसे पूछा था उन्होंने कि भाई एक कस्टमर है और एक क्लाइंट है, वो दोनों सेम सिटी है, तो जो क्लाइंट और जो कस्टमर सेम सिटीज़ में हो, उनका सिटी सेम हो, तो वो वाली क्यूरी मुझे लिख के दे दें। तो इस तरीके से लिखते हैं। और ज़्यादातर मैंने ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दे दो। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा आता है। एवरेज कैसे निकलता है, तो ये तमाम चीज़ें नॉर्मल डेटाबेस के सवालात जो है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। डेटाबेस में कोई मसला नहीं होता है कि आप ओरेकल से प्रैक्टिस करें, MS SQL यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वाले में करें या माई SQL में करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ क्यूरी से मतलब है कि आप क्यूरी आपको आनी चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सवालात क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सवालात भी आप सिर्फ और सिर्फ गूगल पे डालें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको बेतहाशा इंटरव्यू के क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहीं से ही पूछे जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं होता है। मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में फेस किया है कि वो मुझसे पूछते हैं कि भाई पिलर ऑफ ऊप क्या है, 4 पिलर्स ऑफ ऊप क्या है। अच्छा, उनको डिटेल बता दो। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस क्या होता है, किस तरीके से इनहेरिटेंस होती है, बेसिक्स। बहुत ज़्यादा आपसे जो है वो हाई फाई सवाल नहीं किए जाते। सेकेंड इंटरव्यू में ऑब्वियसली किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसा हो। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ना राउंड्स किस तरीके से होते हैं। देखिए, पहला राउंड जो कि सबसे पहले तो HR आपको कॉल करता है, और मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में देखा है जिस तरीके से, मोटिव में देखा है जो कि कीप ट्रकिंग के नाम से है, जिन्होंने कॉल पे ही मुझसे HR ने 15 से 20 मिनट का टाइम लिया और मुझसे कॉल पे ही सवाल पूछ लिए कि SDLC क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, अच्छा बग लाइफ साइकिल क्या होता है, पिलर्स ऑफ ग्रुप क्या होते हैं, ज्वाइन क्या होता है, गेट अ पोस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो फोन पे ही वो बंदा पहले से ही अपनी इवैल्यूएशन कर लेता है राउंड से पहले। राउंड हुआ ही नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये भी करती है लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं करती है। लेकिन अच्छा है, फोन पे भी आपसे अगर आपसे पूछ लेंगे SDLC क्या होता है, SDLC बग लाइफ साइकिल तो हर कोई आपसे पूछेगा। फोन पे HR जरूर पूछती है कि बग लाइफ साइकिल क्या होता है, एटलीस्ट पता तो चल जाए कि यार ये बंदा जो है वो वाकई में इस काबिल है कि इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। फिर उसके बाद ये तो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में मैंने फेस किया, हर जगह पे ये नहीं होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, जिसके अंदर कॉन्टोर के अंदर ऑनलाइन टेस्ट होता है, वेंचर डाइव के अंदर ऑनलाइन टेस्ट होता है, कि कॉर्पोरेटिव कंप्यूटिंग में ऑनलाइन टेस्ट मैंने दिया है। और इसके अलावा 3 ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा हाँ मोटिव में होता है। 4 ऑर्गेनाइजेशन का तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दिया है। वो ऑनलाइन टेस्ट क्या होता है, हैकर रैंक टेस्ट, गोरिल्ला या कोड सिग्नल के अंदर वहाँ पे जो है वो कोड के टेस्ट होता है। अच्छा, अब सवाल ये QA करते हैं कि यार हम तो मैनुअल टेस्टर हैं, हम तो API टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग करते हैं, हमसे ये इसके राउंड क्यों हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग के सवाल क्यों हो रहे हैं। तो वो मोटिव के अंदर तो यही बहुत ज़्यादा मसले मसाइल, मुझसे HR ने भी कहा था कि यार मैं जिसको भी कॉल करता हूँ मैंने उनको कहता हूँ कि यार प्रोग्रामिंग के आपको सवालात का टेस्ट देना होगा। वो कहते हैं कि यार QA कहते हैं कि यार हम तो मैनुअल टेस्टर हैं, हमें तो प्रोग्रामिंग आती नहीं, हम तो कोड कर ही नहीं सकते, हम तो एल्गोरिथम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या होता है कि फिर वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा सकते। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी होता है कि आपको कोड आना चाहिए, कोड आप यूज करें या ना करें लेकिन मैंडेटरी होता है। ठीक है ना। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लेते हैं कि डिपेंड करता है कि अगर आपको कोड का काम हो या ना हो। ठीक है। टेस्टिंग आपको मैनुअली करनी होती है, लेकिन फिर भी आपसे कहा जाता है कि नहीं, आपको कोड का टेस्ट देना ही देना है। तो मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल QA के लिए अप्लाई किया था।
फिर अच्छा फर्स्ट राउंड हो गया। अच्छा सेकंड राउंड जो है वो ऑब्वियसली टीम लीड लेता है, एचओडी लेता है, या क्यूए मैनेजर लेता है, या डिपार्टमेंट का हेड लेता है, या टीम का मैनेजर लेता है, कि जिस टीम के अंदर आप आ रहे हैं वो भी इंटरव्यू ले ले कि आप कैपेबल है या नहीं है। फिर थर्ड राउंड सिंपल सा राउंड होता है। वैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी राउंड हो सकते हैं, थर्ड भी राउंड हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेकंड राउंड में कहानी खत्म हो जाती है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि यार राउंड पे राउंड लिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ कॉन्टोर में होते हैं बहुत सारे राउंड, थर्ड राउंड तक होते हैं, ठीक है ना। तो ये सीन है। लेकिन ये है कि या किसी का माइक खुला हुआ है काइंडली वो भी देख लें। ठीक है। हाँ। अच्छा सेकंड राउंड। हाँ हाँ। यार हम लोग सवालात जो है वो इंशाल्लाह सेशन होगा उसके बाद सवालात करेंगे, ठीक है। या मेरी आवाज़ मुझे रिपीट आ रही है, किसी का माइक खुला हुआ है? हाँ ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। अच्छा सेकंड राउंड हो गया। सेकंड राउंड होने के बाद अच्छा सेकंड राउंड में भी ऑब्वियसली वो बंदा वही सवालात करता है कि यार आपसे टेक्निकल सवालात किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं सवालात किस किस सवाल के सवालात किए जाते हैं कि मैं आगे आऊँगा, ठीक है। और थर्ड राउंड एचआर का राउंड होता है। एचआर का राउंड से पहले ही आपको ऑफर प्लेस हो जाती है। और एचआर सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा होता है आप क्या करते हैं, खाने में कहाँ रहते हैं, अम्मी कौन है, अब्बू कौन है, अब्बू क्या करते हैं, अम्मी क्या करते हैं। वो आपकी सीवी वगैरह चेक कर रहे होते हैं, आपके रिसेंटली बहुत जल्दी स्विच तो नहीं है। तो वरना आजकल तो वो भी नहीं देखा जाता है कि रिसेंटली कोई बहुत जल्दी जल्दी स्विच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको बंदे चाहिए होते हैं, फॉरन फॉरन प्लेसमेंट करे होते हैं। एचआर का काम ही यही होता है कि बंदे खींच के लाना, ठीक है ना। तो वो क्यों पूछेगा कि ना, वो ऑब्वियसली कहीं सी और ऑर्गेनाइजेशन से काट के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहा है, तो वो क्यों बोलेगा कि ना कि आपने 6 महीने में 1 साल में 2 स्विच किए। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। जैसे मैंने एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पे था कि अर्ली स्विच नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 साल का पीरियड होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्टोर है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता 3 महीने में हो 4 महीने में हो। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि हम इसको अपने पास रख लेंगे। ऐसे फोलियो 3 हो गया, सिस्टम हो गया, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि 3 महीने 4 महीने बंदे ने स्विच किया हो, 4 महीने पहले ही स्विच किया हो, साल में 2 स्विच किए हो, तो मसला नहीं। उनको पता होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बंदा आ गया तो वो अब कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम उसको अच्छे खासे पैसे देंगे और वो नहीं जाएगा। हाँ अनटिल के पाकिस्तान छोड़ के चला जाए वो अलग बात है, ठीक है। या कोई उसको यूएस की रिमोट जॉब मिल जाए वो अलग बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि उनको मसला होता है कि ऑब्वियसली जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है टीपीएस, तो वहाँ पे आपको 6 से 8 महीने प्रोडक्ट को, सब फिनटेक है, फिनटेक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, उसको समझने में आपको जो है 4 से 6 महीने लग जाते हैं। तो 4 से 6 महीने में ही अगर वो बंदा भाग जाए तो फ़ायदा क्या हुआ, कंपनी की इन्वेस्टमेंट तो ज़ाया हो गई ना। तो ये सीन है, तो ये भी होता है, ठीक है। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। आप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आप बेफिक्र होते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अगर मैनुअल में नहीं है तो ऑटोमेशन में हाथ साफ करें और ऑटोमेशन में से स्विच हो जाए। 6 महीने की बात है, अगर रोज़ का 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग की, इंटरव्यू को क्वेश्चंस की, तो आप जो है वो ट्रेन हो जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है। अच्छा हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये भी देखा है कि यार इंटरव्यू के जो है वो ऑन साइट होते हैं, तो वो इस तरीके के ऑनलाइन भी टेस्ट हो रहे होते हैं जो कि आपसे ये भी पूछ रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल से कोई एंग्लो सॉफ्ट का किसी ने ग्रुप में डाला था, तो वहाँ पे इस तरीके के सवाल थे कि 5+7 = 2, एक मैच स्टिक हटा दो तो क्या हो जाएगा, तो एक मैच स्टिक 9 पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से था, ठीक है। इसका आंसर तो ये आप इस तरीके के सवाल भी होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते। इसी तरीके से मैंने इस तरीके के सवाल जो है वो सिब्बी सॉफ्ट में भी देखे थे। सिब्बी सॉफ्ट में मैंने पिछले साल इंटरव्यू दिया था, तो सिब्बी सॉफ्ट में भी सवाल आए थे इस तरीके से। उसमें ईआरडी वगैरह बनानी थी, तो वो इस तरीके के सवाल वहाँ से इन रिटर्न भी आए थे इस तरीके के, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, अब मेरे इंटरव्यू के फीडबैक्स मैं आपको देता चलूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सेम ही होगी, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरव्यू होता किस तरीके से। आपने अपनी भी कोई भी कंपनी डाल दे, वो सिमिलर चीज़ें ही आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने मोटिव में इंटरव्यू दिया था जो कि कीप ट्रकिंग के नाम से, जिसमें एचआर ने फ़ोन पे ही मुझसे इंटरव्यू के सवाल पूछ लिए थे कि एसडीएलसी क्या होता है, एसटीएलसी क्या होता है, फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है। उम्मीद है कि सारे क्यूए ही बैठे हुए होंगे कि उनको ये तमाम चीज़ें समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना। कि उम्मीद है कि क्यूए का सर्कल है, तो क्यूए की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आ, उसके लिए जो हम है वो आप क्वेश्चन ले लेंगे एंड पे। जुबैर भाई से आप वो कीजिएगा कि एक और सेशन रखवाया जाए।
और किसी एक ऐसे टीचर को बुलाया जाए, जिस तरीके से एक टीचर एक और ग्रुप है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जुबैर नाम है शायद उनका, बहुत अच्छे एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते हैं टेक्निकल चीज़ों को। तो ठीक है। अच्छा, एचआर गो मोटिव मोटिव में इंटरव्यू हुआ, एचआर ने फोन पे ही सारे सवाल कर लिए। इनका ऑनलाइन कोडिंग का टेस्ट हुआ था, जबकि मैं ऑटोमेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। मैंने ऑटोमेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ऑटोमेशन में वैकेंसी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे क्यूए में डाल दिया था, क्यूए इंजीनियर। ठीक है ना। तो क्यूए इंजीनियर मैनुअल टेस्टर होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कोडिंग का टेस्ट करवाया, जिसमें 5 सवाल थे, और 5 सवाल में से शुरू के 2 तो आसान थे, लेकिन इतने भी आसान नहीं थे। लेकिन 5 तो जो डेव के लिए थे वो तो इंतहाई तरीन मुश्किल थे। ठीक है। चैट जीपीटी भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, ऐसा ऐसा था। अच्छा, स्क्रीन लॉक हुई भी होती है, तो ऐसा नहीं होता है, और कैमरा भी खुला हुआ होता है कि हैकर रैंक पे तो नहीं खुला होता है, लेकिन स्क्रीन लॉक हुई भी होती है, आप अपनी स्क्रीन को मूव नहीं कर सकते। ऑनलाइन टेस्ट इसी तरीके से होता है कि वरना आप तो चीटिंग करके नेट से निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो ये सीन है। ऑनलाइन कोडिंग का टेस्ट हुआ था मेरा। ठीक है। फिर 2 राउंड हुए थे। अच्छा, मोटिव में जो क्योंकि इंटरव्यू मोटिव में मैंने ये देखा था कि सबसे अच्छा इंटरव्यू जो हुआ है ना मेरा, जो सबसे अच्छी की जो प्लानिंग है इंटरव्यू की, वो मोटिव की है। क्यों? क्योंकि मोटिव जो है वो अब इंसान के दिल में जो दिमाग में आ रहा है ना, वो सवालात नहीं पूछते हैं। इनकी बाकायदा पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनी हुई थी, उसमें सारे राउंड्स थे। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछा था कि एक एप्लीकेशन है जो कि मैसेजिंग की है, एंड्रॉयड टू आईओएस मैसेज कर रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन आईओएस टू एंड्रॉयड मैसेज कर रहे हैं तो नहीं जा रहा है। आप इसको डिबग कैसे करेंगे? ठीक है। एक सवाल आपको यकीन समझ में आ गया होगा कि एक मैसेजिंग की एप्लीकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, उस कम्युनिकेशन में एंड्रॉयड से आईओएस पे मैसेज कर रहे हो तो जा रहा है, लेकिन आईओएस से एंड्रॉयड मैसेज कर रहे हो तो नहीं जा रहा है। तो आप इसको किस तरीके से ट्रबल शूट करेंगे और किस तरीके से बग को आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है। तो ये उन्होंने एक सवाल पूछा था जो कि मुझे याद रह गया। बाकी उन्होंने मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है वो एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ABCDEFG, इसके अंदर जो है ना ई को निकाल के 1 डाल दें। ठीक है, इसका आप कोड कर दे। तो दो दो कोडिंग के क्वेश्चन उन्होंने लाइव मुझसे जो है वो करवाए थे। और उन्होंने मुझे कहा था कि ना आप कोई भी इंटरप्रेटर खोल लें, यानी कि जावा ऑनलाइन, जावा स्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर, या कोई भी लैंग्वेज जो भी आती है लैंग्वेज आती है, उसका आप कंपाइलर खोल लें वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पे कोड करके एग्जीक्यूट करके हमें बताएं। लेकिन उसमें वो बंदा गाइड भी कर रहा था, अच्छा आपने यहाँ पे मिस्टेक किया, एक काम करें, ये वाला कोड डाल दें तो हो जाएगा, फिर एरे आप यूज़ कर लें। ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आते, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ना एक एरे मुझे दिया गया था, कोडिंग का टेस्ट मुझसे हुआ था, जबकि मैं मैनुअल के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी हुआ। ठीक है। दूसरे राउंड के अंदर जो उनका एचआर का जो कि इनका क्यूए मैनेजर था, उन्होंने मुझसे पूछा कि सेशन क्या होता है, कुकीज़ क्या होता है, कुकी कहाँ पे सेव होते हैं, सेशन कहाँ पे सेव होते हैं, अच्छा सेशन कब एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो टेस्ट दिया था जावास्क्रिप्ट पे दिया था, अच्छा जावास्क्रिप्ट पे फॉलो बैक क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में रोल बैक क्या होता है। अच्छा, मैंने कहा कि ये जो फॉलो बैक, रोल बैक और रिटर्न, ये फॉलो बैक, रोल बैक और ए सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, मैंने कहा ये तो डेव के काम होते हैं, ये तो जब बंदा डेवलपमेंट कर रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं तो, आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपने जावास्क्रिप्ट का टेस्ट दिया है, तो आपको जावास्क्रिप्ट पता होना चाहिए। तो इस तरीके के भी हो जाता है, आपके साथ सिनेरियो हो जाता है। सेकंड राउंड में ऑब्वियसली मुझे पता चल गया था कि मैंने सवाल के जवाब दिए ही नहीं, उन्होंने मुझसे पूछ लिया एसिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है, और वो उनके दिमाग में जो था ना, वही सवाल के जवाब देना है, आपने कुछ और देना ही नहीं है। ठीक है। इसकी एक बहुत एक अमेजिंग स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, कि एक जगह के ऊपर इंटरव्यू हुआ था। ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको लेके आऊंगा, ठीक है ना, उसके ऊपर। इसी तरीके से वेंचर डाइव में क्या हुआ, एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ। ऑनलाइन टेस्ट में से 11 सवाल थे, जिसमें 2 कोडिंग के सवाल आते, एक एसक्यूए का सवाल, क्यूरी का सवाल आता है, एसक्यू क्यूरी का। ये ऑटोमेशन का था, सेमी ऑटोमेशन का टेस्ट था। ठीक है। लेकिन सेमी ऑटोमेशन में ऑटोमेशन का टेस्ट था, और उसमें जो है वो फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के कुछ सवाल थे, कुछ एक्सपाथ से रिलेटेड सवाल आते, एमसीक्यूज बेस्ड था। और दूसरा जो है वो बाकी एक ऑनलाइन राउंड हुआ था, ऑन साइट नहीं था, सॉरी, ऑनलाइन था। ठीक है। वेंचर डाइव से मुझे एक और कोडिंग का सवाल किया गया था, कि वो सवाल क्या था कि उन्होंने जो है ना ऑनलाइन सवाल बड़े आसान से किए। उन्होंने मुझे एक स्ट्रिंग दिया जिसमें कुछ वर्ड कैपिटल थे, कुछ वर्ड स्ट्रॉन्ग थे, स्मॉल थे। ठीक है। जैसे वेंचर डाइव में देखें, वी कैपिटल है, डी कैपिटल है, उन्होंने बोला कोड लिखो जिसके अंदर वी स्मॉल हो जाए, डी स्मॉल हो जाए, बाकी सारे लेटर्स कैपिटल हो जाए, इसका कोड लिख दो।
मैंने लिख दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि वेंचर डाइव आ रहा है, उसको स्प्लिट रिवर्स कर दो, यानी कि DVID हो जाए, यानी कि स्प्लिट हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो फॉर का लूप लगाना था, आई माइनस माइनस करना था, ठीक है। ये वाला कोड उन्होंने मुझसे करवाया। फिर मुझसे एक क्यूरी वगैरह करवाई। क्यूरी ये थी कि वही ज्वाइन लगाना था, कि भाई आपने दो टेबल्स के जरिए से ज्वाइन लगा के आप में रिकॉर्ड लेके आना था। बाकी ऑटोमेशन टेस्टिंग के हवाले से कुछ सवाल किए गए थे, ठीक है। टीपीएस के अंदर मैं आपको, टीपीएस में अभी जॉब भी कर रहा हूँ, तो टीपीएस में भी मुझसे दो राउंड हुए थे। यहाँ पे ये ऑन साइट हुआ था और ऑन साइट मुझे बुलाया गया था, ठीक है। दोनों में जो है वो काफ़ी सारे सवाल सेम ही सिमिलर सवाल किए गए थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे उनका फोकस ज़्यादा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सवाल आप हमें बताएं। अच्छा, अगर आपने जो है वो ऑटोमेशन की भी है तो जो फीचर फाइल होती है उसमें कौन कौन से टेक्स्ट आते हैं, एन वैन देन गिवन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल किए गए थे। फिर क्यूरी मुझसे कहा कि सेकंड हाईएस्ट निकाल दें। फिर उन्होंने कहा कि ऑफसेट वगैरह क्या होते हैं। फिर यूनिक एलिमेंट कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये एसक्यूएल के सवाल आते हैं। फिर मुझसे पूछा कि डाटा, SQA के सवाल सिंपल से पूछे थे कि डाटा 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 के हवाले से कुछ पूछा था उन्होंने। रेस्ट और पोस्ट और गेट और क्या होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बारे में पूछा था। कुछ कोडिंग के हवाले से पूछा था। इसी तरीके से सेकंड राउंड हुआ। अच्छा, सेकंड राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें जो वो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा था कि अगर आप जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के इश्यूज आते हैं, हायरार्की इश्यूज आते हैं, वो क्या होता है। आप नेट से तो देख लेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे चीज़ों को ना, सॉरी सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, तो तब आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नेट से तो आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के उन्होंने सवाल पूछे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से। और एक मुझसे एक कोड पूछा था कि यार आपकी सीवी में ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन जो है आप क्या करें कि डिस्क्रिप्शन में जो दा जो है ना कितनी बार आ रहा है उसका काउंट निकाल दें। तो उसका सिंपल सा कोड लिखना था, एक फॉर का लूप लगाना था, उसमें इफ की कंडीशन लगानी, तो मैंने लगा के दे दिया। इसी तरीके से कॉन्टोर, वेंचर, विन कॉर्पोरेशन सिस्टम लिमिटेड, आईबैक्स, तेज फाइनेंशियल, ये इस तरीके से इनके कॉन्टोर में ऑनलाइन टेस्ट हुआ, एक राउंड हुआ, फिर मुझे ईमेल आ गया कि सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड। विन कॉर्पोरेशन में एचआर के क्वेश्चन से पे दो राउंड हुए, एक राउंड कैंसिल हो गया। सिस्टम लिमिटेड में एक एक राउंड हुआ ऑन साइट, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आईबैक्स के अंदर जो है वो एक ही राउंड हुआ था ऑनलाइन, ये फुल इंग्लिश में था, ठीक है। और कॉन्टोर में भी फुल इंग्लिश में था, ठीक है। और सिस्टम लिमिटेड में तो उर्दू में बात हो रही थी, ठीक है ना। आईबैक्स में तो कोई अंग्रेजी आई थी, वो फुल इंग्लिश में था, उनको तो उर्दू आती ही नहीं थी, मैं बोल ही नहीं सकता था। और आईबैक्स में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन के सवाल किए किए गए थे। कि आईबैक्स में एक बड़ा अच्छा सवाल किया था उन्होंने कि अगर आपको कहीं पे इशू हो रहा है, जैसे फर्ज करें आपने कहा ये बग है, डेव ने कहा ये बग नहीं है, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे बग्स आ रहे हैं, तो आप जो है वो अगर आप किसी टीम में मूव होते हैं, नई टीम में, तो क्या ऐसा काम करेंगे कि जिसके जरिए से आप बग ना आए। ये आप मुझसे सवाल किया गया था। अच्छा, एक सवाल मुझसे एक और ऑर्गेनाइजेशन में किया गया था, ऐसा लिफ्ट में बैठते हैं, मैंने कहा हाँ बैठते हैं, उसके टेस्ट केसेस लिख दो। मैंने कहा लिफ्ट के इतने बड़े टेस्ट केसेस है, वो कैसे लिखूँ। उन्होंने कहा एक काम को, लिफ्ट के जो बटन होते हैं ना 1 2 3 4, उसके टेस्ट केसेस लिख दो। ये मुझसे पूछे थे। एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे पूछा था कि रिमोट होता है, AC का रिमोट, मैंने कहा हाँ होता है, बोलते हैं इसके टेस्ट केसेस लिख दो। एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे पूछा था कि ना यार ये जो कैन है ना कोको कोला का, मैंने कहा हाँ है, बोला इसके टेस्ट केसेस लिख दो। मैंने कहा टेस्ट केसेस किस तरीके से, मैंने कहा एक्सप्लेन तो करें, क्या परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है उसकी, उसके अंदर की वॉल्यूम टेस्ट करना है, इसकी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करनी है, इसकी फंक्शनल टेस्टिंग करनी है, कौन सा टेस्ट केसेस लिख दूं, हैप्पी फ्लो लिख दूं, नेगेटिव लिख दूं। आप उससे पूछें। सवाल ये होता है कि अगर आपसे एक सवाल करें तो आप सवाल पे सवाल करें, कि आप जो है वो ये ना शुरू हो जाए कि आपने उसने सवाल दिया और आपने सवाल करना शुरू हो गया। आपसे सवाल करेंगे, आप एक्सप्लेन तो करें कि टेस्ट केस लिख दूं, कि टेस्ट केस का मतलब क्या है, हैप्पी फ्लो लिख दूं, नेगेटिव लिख दूं, पॉजिटिव लिख दूं। एक मुझसे कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लॉगिन का फीचर है, उसके टेस्ट केस लॉगिन नहीं हो रहा है, उसके टेस्ट केस लिख दो। मैंने बोला लॉगिन नहीं हो रहा तो लॉगिन की 10 वजूहत हो सकती है। UI के इश्यूज हो सकते हैं, डेटाबेस के कनेक्शन का इश्यूज हो सकता है, API से इशू हो सकता है, डेटाबेस जो UI से जो राउट पाथ हो रहा है वो गलत हो सकता है, ठीक है। पीछे जो है वो इसमें जो है एक्शन में जो पैरामीटर जा रहे हैं वो गलत हो सकता है। मैंने कहा कौन सा टेस्ट केस लिख दूं। उन्होंने कहा हैप्पी फ्लो लिख दो। तो आपको ये पूछना है कि भाई कौन सा टेस्ट केस लिख दूं, तो ये सवाल पे सवाल जो है आपको पूछना जरूरी है। इस तरीके से एम लॉजी का मैं 2 इंटरव्यू हुए, दोनों में इंटरव्यू आया नहीं, मैं बैठ के इंतजार कर रहा था कब आएगा बंदा, तो आए नहीं, ठीक है। तो एज हबीब बैंक में मुझसे ना एक सवाल किया गया था कि आपने ना एक क्या करना है कि
सिंपल सवाल किए गए थे, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है, लोड टेस्टिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, मतलब सिंपल सिंपल से सवाल किए गए थे। सैनिटी स्मोक क्या होता है, सैनिटी स्मोक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, बग ट्रैकिंग टूल आपने कभी यूज़ किया है, कौन सा यूज़ किया है, जीरा यूज़ किया है, अच्छा जीरा यूज़ किया है, अच्छा या एजोर यूज़ किया है, या कोई और आपने जो है यूज़ किया है। तो वो सारे सवाल किए गए थे, पूछते हैं। उन्होंने मुझसे हबीब बैंक में मुझसे पूछा गया था, ये भी ऑनलाइन था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है ना स्टार पैटर्न का कोड लिख दो, यानी पहली लाइन में 1 स्टार है, दूसरी लाइन में 2 स्टार है, तीसरी लाइन में 3 स्टार है। ऑब्वियसली दो नेस्टेड लूप लगते हैं। तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा था, जावास्क्रिप्ट में ब्रेक लाइन नहीं हो रही थी। तो ब्रेक लाइन का कोड मुझे नहीं पता था कि मुझे ब्रेक लाइन का कोड तो मुझे पता था C# में या PHP में, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं पता था। तो वहाँ पे मसला हो गया था। तो ये इस तरीके के इश्यूज भी हो सकते हैं। इसी तरीके से दनात एफई में मैंने इंटरव्यू का राउंड दिया था, डुबिजल में दिया, डुबिजल में ऑनलाइन नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था। यानी कि पहले मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है, बाद में कॉल आई कि यार हमने होल्ड कर दिया। इस तरीके से HR वेज वगैरह में भी आउटसोर्स किया था किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज दिए, बहुत सारी। अच्छा, डेव के हवाले से, जो कि ऑटोमेशन के हवाले से, मैंने एक चीज़ नोट की, हर जगह के ऊपर एक सवाल कॉमन था जो मुझसे किया गया था, कि इन्होंने मुझसे यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग दिया था, A B C और A, ये मुझे स्ट्रिंग दे दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें ना जो आप जो स्ट्रिंग दिया उसका काउंट निकाल दो, यानी कि A कितनी बार आया है, B कितनी बार आया है, C कितनी बार आया है, ठीक है, इसका काउंट निकाल के हमें काउंट प्रिंट करा दो। और ये सवाल मुझे तकरीबन 3 ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सवाल, सिस्टम में भी ये सवाल पूछा गया, निसम में भी ये सवाल पूछा गया, हत्ता कि ये विन कॉर्पोरेशन में भी मुझसे यही सवाल किया गया था, ठीक है। तो ये इस तरीके के स्ट्रिंग पैरामीटर्स के हवाले से जो है वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के हवाले से सवाल जो है वो कोडिंग के हवाले से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपनी अपनी एप्लीकेशन खोल के दिखा दी थी, और उन्होंने पुराने बग्स के स्क्रीनशॉट दिखा दिए थे। अब आप बताएं कि इसके अंदर बग क्या है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रियल सवाल पूछ रहे थे। ये भी बहुत अच्छा होता है कि रियल सिनेरियो आपको दे दिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, और वो बता दिए कि आप ये बग आइडेंटिफाई कर रहे पा रहे नहीं पा रहे। उन्होंने मुझे स्क्रीन दिखा दिया कि किस में, किसी में ना लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ था, किसी में ग्रिड राइट अलाइन हुई हुई थी। उन्होंने बताया कि देखो इसमें क्या मसले मसाले हैं। मैंने फिर बता दिया कि एक जगह के ऊपर जो है वो अगर डिजिट है, तो अगर डिजिट जो है वो लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है, तो जो है वो दूसरी जगह पे वही डिजिट आ रहा है, वो राइट अलाइन क्यों है। और हेडिंग अगर राइट अलाइन है इनका डाटा, तो हेडिंग भी राइट अलाइन होनी चाहिए। तो ये तमाम इश्यूज जो है वो लाइव इश्यूज भी दिए जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। ये अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लाइव इश्यूज नहीं दिखाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा जो है वो किया जाता है और लोग करते हैं कि यार हम लोग अप्लाई तो कर रहे हैं, ये फ्रेश ग्रेजुएट में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार हम लोग अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन यार हमारी CV में जो है ना वो CV जो है वो कॉल ही नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसका बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है। आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो आपकी CV है। अगर आपकी CV ही इतनी अच्छी नहीं होगी, तो कैसे आपको कॉल की जाएगी? मिसाल के तौर के ऊपर, कि आपने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया, और वहाँ पे जो है वो लिखा हुआ था कि, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई किया, जैसे फर्ज करें ये एक जॉब है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ERP और CRM का, ठीक है। अब आपको पता है कि यार सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा, मुझे वाइंड अप करना है ताकि आपके सवाल पूछ लूँ कि ना, ठीक है। तो यार एक ऑर्गेनाइजेशन से सवाल, अच्छा CV में सारा मसला बताऊँ क्या था कि CV हम लोग, और CV को टेलरिंग नहीं करते, यानी कि CV को एप्लीकेशन के हिसाब से, रिज्यूमे के हिसाब से जो है वो उसको जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको हम उसको रिफॉर्म करते ही नहीं है। हम सिलीनियम ये मांग रहे होते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, पोस्टमैन वगैरह, जेमीटर वगैरह आपसे मांग रहे होते हैं। आपने किया हुआ भी होता है, लेकिन CV में वो मौजूद ही नहीं होता। आपने डेटाबेस की टेस्टिंग की भी होती है, लेकिन डेटाबेस के हवाले से जो है वो आपने चीज़ें डाली नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी CV जो है ना HR को तो भेज के उसको दिखा रहे होते हैं, लेकिन अपने कुलीग्स, अपने दोस्तों को नहीं दिखाते कि यार मुझसे आगे ना बढ़ जाए। यार भाईजान, अपनी CV अपने दोस्तों को दिखाओ कि यार इस CV का ऑडिट तो करें। अच्छा, जो QA अपनी CV का QA नहीं कर सकता, वो यार ऑर्गेनाइजेशन का क्या QA करेगा? मैंने एक सीनियर एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सीनियर QA की CVs देखी हैं, जिसमें स्पेलिंग की मिस्टेक थी, जिसमें अलाइनमेंट की मिस्टेक थी। अब एक UI टेस्टिंग उसने लिखा हुआ है कि आई एम एक्सपर्ट इन द UI टेस्टिंग, कि मैंने UI टेस्टिंग भी की है इन ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि उसकी CV के अंदर खुद अलाइनमेंट खराब है।
उसने जो है वो 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद डॉट डाला हुआ है, 5 के बाद डॉट नहीं डाला हुआ है। तो ये तमाम चीजें आपकी सीवी ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ठीक है। एक क्यूए के पास आता है तो सबसे पहले जो कि आपका इंटरव्यू लेना होता है, वो सबसे पहले आपकी सीवी देखता है कि आपने अपनी सीवी को क्यूए किया है या नहीं किया है। आप अपनी सीवी को क्यूए करते नहीं, नेट से यूं बनाते हैं, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, और जो है वो सेंड कर दिया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जो है वो एचआर को तो दिखा रहे होते हैं जहाँ पे अप्लाई किया, अपने कुलीग्स को नहीं दिखाते, क्योंकि पता नहीं क्या डर डर लग रहा होता है आपको कि ना वो आपसे आगे ना बढ़ जाए। तो भाई सबसे पहले अपने कुलीग को दिखाया, अपने दोस्तों को दिखाया, अपने किसी ऐसे सीनियर क्यूए को दिखाएं, मुझे नहीं दिखाया काइंडली, किसी सीनियर क्यूए को दिखाएं जिसको आप जानते हो, काइंडली मेरी सीवी तो ऑडिट कर लें। मैंने भी अपनी सीवी अपने सीनियर से ऑडिट करवाई थी, और उन्होंने बहुत अच्छे मुझे टिप्स दिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि यार आप अपनी सीवी को ऑडिट नहीं कर सकते, अपनी सीवी का क्यूए नहीं कर सकते, अपनी सीवी का की क्वालिटी अच्छी नहीं कर सकते, तो आप कंपनी के प्रोडक्ट की क्या 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 करेंगे, क्या क्या क्यूए करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। बाकी तो यकीनन जो है वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन आपने पढ़ ली होगी, बहुत ज़्यादा इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि हमें क्यूए चाहिए मोबाइल फ़ोन के लिए, लेकिन आपकी सीवी में मोबाइल फ़ोन टेस्टिंग के हवाले से कोई चीज़ है ही नहीं। आपने मोबाइल फ़ोन टेस्टिंग की भी हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन के हवाले से आपने सीवी ऑप्टिमाइज़ की नहीं है, ठीक है, तो ये भी चीज़ होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना हमें हायरिंग एसक्यूए इंटर्न, और ये कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन, इसके डॉक्यूमेंटेशन के स्किल्स भी होने चाहिए। यार इंटर्न हायर कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के स्किल्स के पास कहाँ से होंगे। टेस्ट प्लानिंग, या टेस्ट प्लानिंग क्यूए थोड़ी करता है, सीनियर क्यूए करता है, या क्यूए मैनेजर करता है, क्यूए लीड करता है। तो स्क्रम और एजाइल की नॉलेज तो वो जब तक जॉब नहीं करेगा उस वक्त तक उस पर नॉलेज कहाँ से आएगी। हाँ, थोड़ी बहुत नेट से तो पढ़ लेगा, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी कर रही होती है, ठीक है। एस डी एल सी बग लाइफ साइकिल वगैरह के बारे में तो आपको पता होगा, इतने सिंपल से बातें। लेकिन टेस्ट प्लानिंग तो यार हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होती है। तो यहाँ ये सीवी जो ये बनाते हैं तो नेट से कॉपी पेस्ट करके बना देते हैं, तो आपको इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हाँ ये है कि एटलीस्ट टेस्ट प्लानिंग कैसे की जाती है इसकी वीडियोस देख लें, यूट्यूब पे देख लें एटलीस्ट, ताकि प्लान तो होके जाए कि सामने वाले ने अगर आपसे सवाल कर लिया कि भाई हमने तो यहाँ पे लिखा था कि आपको जॉब के लिए कि आपको डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स और टेस्ट प्लानिंग आनी चाहिए, तो आपने इसके ऊपर कोई रिसर्च की, आपने रिसर्च रिसर्च नहीं किया, आप ऐसे ही आ गए, तो वो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर आपको बोलेगा यार आपने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ने ग्रुप पे शेयर किया था, ठीक है। तो ग्रुप में ये शेयर किया था कि यार आप सैलरी कितनी, आपकी लास्ट सैलरी का, उसने कहा 40,000, एक्सपीरियंस कितना है आपके पास 1 ईयर का, आप जो है सैलरी कितनी लेंगे 65,000, वो भी निगोशिएबल। तो यार 40,000 से अगर वो आपको 50,000 या 55,000 रुपये देंगे, तो आप 15,000 रुपये के लिए क्या स्विच कर लेंगे क्या। तो जब आपको देखना चाहिए था कि 80,000 फिर निगोशिएशन के लिए, हाँ ठीक है। तो आपने पहले से ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो 25,000 का इंक्रीमेंट लेगा, जिसमें 10 से 15,000 तो वो कमी करेगा ही ना। तो आपको जो है वो दूसरी बात ये है कि जब आप इंटरव्यू वगैरह ले, जब आपसे वो एचआर कॉल करके आप पूछे, तो उनसे पूछ लिया अगर आपका बजट क्या है, पहले से ही आपका जॉब का बजट क्या है। तो वो बताएंगे नहीं हमारा बजट ये नहीं है, आप अपने करंट सैलरी बताएं, ये बताएं। तो एटलीस्ट आप करंट से, अभी मार्केट में इतना इन्फ्लेशन चल रहा है, तो एटलीस्ट आप डबल सैलरी, तो डिमांड डबल से भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट डबल तो करें। फिर निगोशिएशन करके थोड़े बहुत आप कम कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ऐसे ना करें कि 20-25 हज़ार रुपये आप इंक्रीमेंट करें और निगोशिएबल भी आप करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जो है वो वाइंड अप करना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आप एसक्यूए के लिए जब अप्लाई करते हैं, आपको नेट से सीवी ईमेल एड्रेस मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है वो अपनी जो पीडीएफ होता है उसमें लिखा होता है कि माई सीवी। यार वो जब सेव करेगा तो उसको कहाँ मिलेगी, एटलीस्ट अपना नाम तो लिखे, सीवी तो लिखे, अपना डेजिग्नेशन में तो डालें एटलीस्ट सीवी के अंदर। अच्छा, आप जो है वो इसमें जो है मैसेज तो टाइप, बॉडी के अंदर जो है मैसेज का जो टाइटल है वो भी नहीं डालते, चलो वो भी डाल दिया लोगों ने, लेकिन एटलीस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन अपना जो है वो जो लेटर तो लिखें एटलीस्ट। ये तो आज तो वो आपको चैट जीपीटी में से 2 लाइन लिखे, उसको बोले इनहेंस कर दे, तो वो आपको खुद ही इनहेंस कर देगा, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है। और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसी का नाम पता होगा, फर्ज करें आपको पता होगा अल्फा है, बीटा है, तो एटलीस्ट उसके नाम से हेलो मैडम, हेलो अल्फा करके ये पूछा करें। ये बहुत मैटर करता है, ये एचआर को नज़र आता है कि यार वो कितना ज़्यादा प्रोफेशनल है, कितना, क्योंकि आप क्यूए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्यूए का काम ही क्वालिटी अश्योरेंस का है। तो वो जब खुद ही इतनी छोटी छोटी चीज़ों में मसले मसाइल कर रहा होगा, तो यार फिर आगे क्या होगा, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट वही ग्लास डोर में जाए, रिव्यूज जाके चेक करे कि यार उसके क्या रिव्यूज है एम्प्लॉयज़ ने। इसी तरीके से यहाँ पे इंडीड में भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है।
जो है वो वहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एटलीस्ट सवाल ज़रूर करना चाहिए कि यार कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी आपको बेनिफिट्स क्या दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, हॉलीडेज दे रही है, नहीं दे रही। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था जहाँ पे मुझे पता था कि यार हॉलीडेज हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह तो होती ही होती है, आपको पता है, थी नहीं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है कि जहाँ पे हॉलीडेज वगैरह भी नहीं होती, हत्ता कि पाकिस्तान की हॉलीडेज और यूएस की हॉलीडेज भी नहीं हुआ करती वहाँ पे। जो है वो रिमोट वर्क अलाउ है या नहीं है, प्रोसेस क्या है, डेजिग्ने वर्क रोल क्या है, आपकी सैलरी जो है वो आपको किस मंथ महीने में आती है। ठीक है, पुराने एम्प्लॉय से अगर आपकी बातचीत हो रही है तो एटलीस्ट पूछ लें। बेनिफिट्स आपको ज़रूर पूछना है कि ईओबीआई है या नहीं है, प्रोविडेंट फंड है या नहीं है, ग्रेजुएटी है या नहीं है, सैलरी इंक्रीमेंट का टाइम पीरियड क्या है, साल में एक इंक्रीमेंट होता है, दो इंक्रीमेंट होता है, अच्छा दो इंक्रीमेंट एक इंक्रीमेंट होता है तो कितना होता है, तो बता देगा 20,000 रुपये होता है, इन्फ्लेशन 40,000 50,000 1 लाख चल रहा है और आपका इंक्रीमेंट 20,000 रुपये होता है, कोई फायदा नहीं है इसका। तो ये तमाम चीज़ें वो आपको पूछने पड़ती है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप देख लें। फिर ये है कि आपको सैलरी में निगोशिएशन बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, और ये आपका हक है। और एचआर को अपनी फाइनल ऑफर आपको ज़रूर देनी चाहिए। आपको ये कोई बुरी बात नहीं निगोशिएशन करना, जब सामने वाला आपसे निगोशिएशन कर रहा है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा निगोशिएशन की जा रही थी, मैंने कहा कि मैं सब्जी वाले की दुकान पर खड़ा हुआ हूँ कि आप कह रही 25 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो। मैंने बोला ये मुझसे नहीं चलेगा। मैंने कहा मैंने जब एक मेरा इंटरव्यू हो गया, अच्छा इंटरव्यू हुआ था, अब मैंने कोट कर दिया, अब यही मेरी फिक्स है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ बातचीत होती तो मेरा एटलीस्ट ये बजट है, इससे कम नहीं हो सकता। अपने फाइनल ऑफर बता दिया करें, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंट, एटलीस्ट कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी बात ये कि मार्केट क्या चल रही है यार, मार्केट बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन मार्केट जो है वो शायद हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। हद तक कि मैंने अभी जो है डेव की जो मार्केट है, फ्रेश डेव की, वो 1 लाख रुपए चल रही है, ठीक है ना। अब क्यूए की कितनी चली होगी, अगर क्यूए जो है वो कहेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं, आप सिखा दो, तो यार तो वो तो उसको 15-20 हज़ार 25 हज़ार में ही घेर लेंगे। अगर क्यूए बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस करके आया हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है, मुझे डेटाबेसेस आते हैं, तो यही तो चीज़ें करनी होती है, तो वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा है अगर 4 साल का बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस करके आ रहा है। तो अच्छी सैलरी आप डिमांड बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको बजट पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रही है, ठीक है। ठीक है, आप जब भी अगर आप जॉब ऑफर वगैरह आ गई, तो अगर आपका हर चीज़, मैंने जित बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज़ दिए हैं वो सारे ऑनलाइन ही दिए, और मेरी प्लेसमेंट भी रिमोट जॉब के लिए भी हुई थी, लेकिन कराची में ऑफिस था। तो एटलीस्ट वहाँ जाके विजिट ज़रूर करें, ऑफिस का एनवायरनमेंट देखें, ऑफिस के लोगों से मिलें, ताकि आपको वहाँ का वर्क कल्चर एनवायरनमेंट वगैरह आपको पता चलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की ऑफर आई थी, मैं वहाँ गया था, वहाँ पे लड़के जो है वो काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा यार, इतना अच्छा उनको वो दी हुई है कि सारे लड़के बैठ के काम कर रहे हैं, दो लड़के मजे से जो है वो काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे। तो इतना फ्री स्पेस दिया हुआ था उन्होंने, इतना लीनियंसी दी हुई थी, लेकिन उनको सिर्फ फोकस था कि वर्क के ऊपर, बाकी किसी चीज़ का कोई मसला नहीं, टास्क पूरा कर लिया, आपको जो करना है करो, टाइम पे आओ नहीं आओ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे वाइंड अप करना है, तो काइंडली आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, ऑब्वियसली चीज़ें कवर अप नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। काइंडली कमेंट के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होगी, उम्मीद है। तो इंशाल्लाह जो गलतियाँ होगी, जो नेगेटिव, जो प्रॉन्स एंड कॉन्स है, वो ज़रूर बता दीजिएगा। तो मैं अपना सेशन यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, अगर कोई किसी को सवाल आते हैं तो जुबैर इज़ ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच काजिम। आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ना चीज़ें क्लियर कर दूँ कि काजिम ने जो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन की हैं वो सिर्फ एक जेनेरिक आइडिया था कि आपने अपने इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ को ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा इंटरव्यू दे के आया है तो आप उसको कहें कि भाई आप इंटरव्यू दे के आए हैं तो आप सारे क्वेश्चन मुझे बता दें। हाँ, ग्लास डोर जो अदर प्लेटफॉर्म बताया वहाँ पे सब कुछ पब्लिकली पड़ा होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होता है और बाकी लोगों को भी पता होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्सनली किसी से क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं तो वो एथिकली रॉन्ग है। एक एथिकली रॉन्ग है, फिर आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते। और दूसरा ये है कि आप अपनी मार्केट को, जो आपकी कम्युनिटी है क्यूए के, आप उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और बाकी सीवी रिव्यू के हवाले से एक चीज़ हम प्लानिंग की हुई है हमने, और वो ये कि अगर किसी ने अपनी सीवी रिव्यू करवानी, पहली बात तो आप खुद करें, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आपको नहीं पता, तो आप या एसक्यू सर्कल को मेल कर सकते हैं या एडमिन को सेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास चूंकि सीनियर्स का एक ग्रुप है,
जो जिन्होंने अपने आप को मतलब टाइम दिया हुआ है कि हाँ हम ये काम करेंगे, तो हम उनसे रिव्यू करवा के आपको फीडबैक दे देंगे। अभी आज के सेशन के हवाले से अगर कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन करना चाहता है काजिम से, तो वो अपना हैंड रेज कर दे, तो वन बाय वन जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी उसामा, अ, काफ़ी लोगों ने जो है ना वो क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया है, तो मैं वन बाय वन नाम लूँगा। तो आपने मतलब शॉर्टली जो है वो अपना क्वेश्चन बता देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आदिल हुसैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आदिल अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आदिल हुसैन। आदिल आपको आवाज़ आ रही मेरी? ओके, आई थिंक ही हैज सम। ओके, एमन गयास, आप क्वेश्चन कर सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वासलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली आप ग्लास डोर के हवाले से बता रहे थे और मैं बिल्कुल फ्रेश ही हूँ, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं है एक्चुअली ग्लास डोर का, बट मैं उसमें लाइक मेरा अकाउंट भी बना हुआ है, सब कुछ है। मैं जब भी उधर जॉब आती है ना, तो मैं उधर जब अप्लाई करने जाती हूँ तो पता नहीं वो जो मतलब वो जो एप्लीकेशन है ना या जो भी है, वो मुझे सिंगापुर की तरफ ले जाती है। लाइक उसकी लोकेशन प्रॉब्लम मेरे पास कब से आ रही है और मैं हर बार उसको जॉब अप्लाई के लिए बार-बार मुझे उसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ी है, कराची करना पड़ा है। फिर मतलब मैं जब भी जॉब अप्लाई के लिए जा रही हूँ उधर सर्चिंग के लिए, तो उधर मुझे सिंगापुर का वो लोकेशन दे रहे हैं और वहीं की जॉब दे रहे हैं। तो ये आपको कुछ ये पता है कि ये क्या इश्यू है? किस वजह से होता है कि मेरा बार-बार वो सिंगापुर की लोकेशन दे रहा है? अच्छा, ये सवाल जो है वो कंटेंट के हवाले से नहीं है, तो मैं इसका जवाब है ना एंड में दे दूंगा, ठीक है? तो अब कोई और बंदा सवाल कर लें तो अच्छा होगा, ठीक है? सेशन खत्म हो जाएगा, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको जवाब दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है? सेशन एंड करने के बाद, ठीक है? कोई और सवाल है किसी का? ओके, हाँ, आप पूछते उसामा जाए, मसला इलियास। नहीं है। हाँ, हाँ, बताएं। उसामा इलियास। एक्चुअली में हम ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जो है वो रिटन फॉर्म में भी ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। तो जी हाँ, ये कासिम, इशू आप ग्रुप में डाल दें, हाँ, ये इशू वाला आप ग्रुप में डाल दें, वैसे हमजा लोकेशन का शहबाज, आप आपका। क्वेश्चन हाँ, कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, आ रही है। वालेकुम सलाम। आई थिंक हमजा यू कैन आस्क। बाकी जो दोस्त हैं वो बाद में कर लेंगे। थैंक यू। मुझे जानना था कि मुझे एक्चुअली, मैं भी खुद भी नया हूँ प्रोग्रामिंग में। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की थी। मैंने कभी डेटाबेस क्वेरीज को नहीं देखा था। डेटाबेस क्वेरीज किस किस तरह की मुझे देखनी चाहिए? अच्छा, एसक्यूएल ज़बरदस्त। क्वेरीज। कोई, हाँ, देखिए, डेटाबेस के हवाले से कुछ भी नहीं है। डेटाबेस का मेन आप सिंपल जाएं और डेटाबेस टेस्टिंग के हवाले से यूट्यूब पे जाएं और एक कोई भी कोर्स कर लें, शॉर्ट कोर्स कर लें, ठीक है? 1 घंटे का भी अब तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो कि मुझे वेबसाइट का नाम या गूगल पे आप जैसे यूट्यूब पे लिखेंगे डेटाबेस के हवाले से, डेटाबेस का कोर्स आ जाएगा। काइंडली वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं देखिएगा, वो तो 100 घंटे का होगा। डेटाबेस के हवाले से जो कि इम्प्लीमेंटेशन वाला कोर्स होगा, डेटाबेस टेस्टिंग इन एम एस एसक्यूएल या डेटाबेस टेस्टिंग इन माई एसक्यूएल, तो डेटाबेस लाइव टेस्टिंग के हवाले से जो 1-2 घंटे का टेस्ट होगा, तो ये सवाल ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। उसमें कोई मसला नहीं है, सिंपल सी क्यूरीज वगैरह चेक करनी होती है किस तरीके से, ठीक है? डेटाबेस जो है ना बैकबोन है, ठीक है? आपको अगर बैकबोन ही नहीं पता है, क्योंकि डाटा वहीं से ही आ रहा है, हर वेबसाइट का, हर प्रोडक्ट का डेटाबेस के जरिए से कनेक्शन बना हुआ होता है, तो डेटाबेस के बारे में आपको चीज़ें बारे में नहीं पता है, तो फिर आपको इसका मतलब कुछ भी नहीं पता है। तो डेटाबेस तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डेटाबेस में आपको इतना भी ज़रूरी नहीं कि आपको डेटाबेस में प्रो होना चाहिए। डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे आता है, डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे अपडेट होता है, डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे ट्रंकेट होता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आपको ये आनी चाहिए। डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं, उसके ज़रिए से डाटा किस तरीके से निकाला जाता है, तो ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी कोई भी आप देख लें, एसक्यूएल देख लें, माई सीक्वल देख लें, ओरेकल देख लें, सीक्वल लैंग्वेज जो है वो सबकी सब सेम ही होती है, सबका लिखने का तरीक़ेकार, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सबकी सब क्यूरी बिल्कुल सेम ही होती है, तो कोई कोई इसमें नहीं होता है। बाकी ये कि ग्रुप में मैं आप सवाल डाल दीजिएगा, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? डेटाबेस के हवाले से, तो आप जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की जाएगी। लेकिन डेटाबेस के साथ साथ आपको रेस्ट एपीआई भी देखनी है, क्योंकि वो भी डेटाबेस के साथ ही कनेक्टेड होती है, क्योंकि डेटाबेस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है?
तो कोई भी एप्लीकेशन है, वेब है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके पीछे एक रेस्ट एपीआई का एक कनेक्शन बना होता है, एक पूल बना होता है। वो पूल जो है वो रेस्ट एपीआई यानी कि सोप होगी या रेस्ट होगी, तो वो जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होगी। तो वो आपके बाद डेटाबेस की क्यूरीज के बाद आपको रेस्ट एपीआई या सोप एपीआई या एटलीस्ट रेस्ट देख लें तो वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो सीन है। ठीक है। Okay. हमजा, काजिम, लेट मी ऐड वन थिंग। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया डेटाबेस के अकॉर्डिंगली, बट पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जैसे कि हमजा ने बताया कि मुझे भी डेटाबेस की नॉलेज नहीं थी, सो इसके लिए जो हमजा मैंने जो पर्सनली यूज़ किया था प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने W3 स्कूल से एसक्यूएल पे मैंने प्रैक्टिस की थी डिफरेंट क्यूरीज की। सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट क्यूरी आपसे मोस्टली पूछी जाती है। सो आप W3 स्कूल से एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डेटाबेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि काजिम ने बताया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डेटाबेस के आप लेक्चर्स बिल्कुल मत लीजिएगा, उनके बहुत लंबे लेक्चर्स होते हैं। सो आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो जस्ट आप डेटाबेस इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर क्यूए लिखेंगे तो वो भी आपको शॉर्ट इंटरव्यू क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैंने जब अपने इंटरव्यूज दिए थे तो मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस की थी। सो आप भी एक W3 स्कूल्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस डेटाबेस के आप यूट्यूब पे लिखकर सर्च कर सकते हैं। Okay. you. Next, Anas Javed, you can ask question. अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, अच्छा, सलाम के साथ फ़ौरन सवाल कर लें। ठीक है, हमारा टाइम बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम अच्छा वालेकुम, सर, मेरा सवाल ये है। ठीक है। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक चीज़ ये बता दें कि फियर ऑफ रिजेक्शन को किस तरह से कम किया जाए। सेकेंडली ये कि जो भी फ्रेशी होता है तो इंटरव्यू जो ले रहा होता है वो ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इसको हर चीज़ आती है। मतलब सर बेसिक चीज़ें तो डेफिनेटली उसका कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो ऐसा क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहा होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है या फिर जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो बंदे को, वो सेकंड बंदे को आती होगी या फिर उसको उसकी नॉलेज होगी। बेसिक लेवल की तो चीज़ें सही हैं जो समझ आती हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे क्यों समझ रहा होता है कि इस बंदे को ये ऑलरेडी आना चाहिए फिर इसे आती होगी। तो सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और सेकेंडली सर ये एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, 10 पर्स यूनिवर्सिटी में कुछ बिगिनर्स कोर्सेज अपलोड हुए हुए हैं। तो सर उसमें जो अगर बेसिक क्यूए कोर्सेज होगा या फिर ट्रस्टवर्दी के कोर्सेज हैं, एपीआई टेस्टिंग के कोर्सेज हैं, वो क्या इनफ है कि अगर आप उसको उसकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लो तो क्या वो इनफ है कि आप अपना इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर सकते हो? ये क्वेश्चन है मेरा सर। 10 प्लस के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ना, सॉरी मुझे इसका आइडिया नहीं है, अगर किसी को आइडिया हो तो वो देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि सर्टिफिकेशन वगैरह सीवी में फ्रेशी के लिए तो मैटर करती है, क्योंकि उसको एटलीस्ट प्रूफ देना होता है कि यार मैंने ये किया हुआ है। तो सीनियर के लिए ये कोई मैटर नहीं करती है। ठीक है, सीवी में आप से, ठीक है, तो आपको वो सिर्फ सवाल करेगा। आपने 1000 सर्टिफिकेशन की भी है और आपने सवाल का जवाब नहीं दिया ना, तो वो 1000 सर्टिफिकेशन काम नहीं आएगी। ठीक है, सवाल का जवाब देना चाहिए। हाँ, तीसरा सवाल ये था कि यार आपसे क्यों एक्सपेक्ट किया था कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। यार ये तो मैं भी फेस कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो फेस क्या कर रहा हूँ, मैंने भी ऑब्वियसली 11 जगह इंटरव्यू दिए, तो हर जगह के ऊपर तो मेरी तो रिजेक्शन भी हुई है और बहुत बुरी तरीके से रिजेक्शन हुई है। आपकी सोच है कि यार, मैंने कहा कि इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होने के बावजूद आप मेरे सीनियर्स मैनेजर्स ऐसा जलील करते हैं ना। मतलब मतलब आपको मुंह पे जलील नहीं कर रहे होंगे, वो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप अंदर बोल रहे होंगे कि हैं ये क्या हो गया, मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता। और जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बहुत मादा के साथ एक टके का काम नहीं था कि वो जो उन्होंने सवालात किए थे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो दूर दूर की कहीं चीज़ नहीं थी। डेटाबेस का एक्सेस तो किसी क्यूए के पास था भी नहीं, इतनी सिक्योरिटी लगा के रखी हुई थी। तो वो सवालात पे सवालात आपसे किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ देख रहे होते हैं। यार, आप जब आपने एक चीज़ पढ़ी है, आपने एक सीवी में लिखी है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो एक परसेप्शन ये बना होता है। और दूसरा परसेप्शन जो मैंने शुरू में कहा था कि यार एक इंटरव्यू, जो बंदा इंटरव्यू लेता है वो भी तो बंदा एंजॉय कर रहा है ना, कि एक ही सवाल करे, सिंपल सिंपल सवाल। जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो यार मैं तो सिंपल सिंपल सवाल तो नहीं करूंगा ना, मैं तो एंजॉय के, तफरी के मूड में हूँ ना। तो एक एंजॉय का मूड, एंजॉय करने का तरीकेकार ही यही होता है कि सामने वाले को जितना वो जा सकता है ना डेप्थ के अंदर, उतना जाओ। हाँ, सामने वाला अगर मुझे पता चलता है ना कि यार ये चीतता है, मैंने इसको सवाल दिया, कोड कर, उसने कर दिया, तो बस मैं खबरदार हो जाता हूँ कि नहीं, बस देखिए, शुरू के सवालात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने शुरू के पहले दूसरे तीसरे सवालात में अगर आपने अच्छा जम दे दिया और अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर दे दिया,
और फुल कम्युनिकेशन करके फुल इंग्लिश में जवाब दे दिया ना, तो इसके ऊपर बैठ जाता है कि हाँ भाई ये बंदा उसको आता है। लेकिन अगर आपने शुरू में ही सही सवाल के जवाब नहीं दिए ना, तो फिर आप क्या होता है, आपका मोरल डाउन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और इन दी एंड आखिर में ये हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जानबूझ के किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ जानबूझ के किया गया था। फिर उन्होंने आखिर में मुझसे कहा कि अब बताओ तुम क्या सैलरी लोगे। तो इस वजह से मुझे डिग्रेड किया गया जानबूझ के, और डिग्रेड किया गया कि उनको निगोशिएशन करवानी थी। उनको पता था कि स्किल सेट बंदे को आता है, लेकिन फिर भी निगोशिएशन करवानी थी कि ताकि सामने वाले को डिग्रेड किया जाए, कि ताकि सस्ते में हायर किया जाए। लेकिन ये है कि परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन जो जो कि मार्केट में जो अच्छे लड़के हैं, वो लोग ये चीज़ें नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि बंदा कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर वो कितना ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है। अगर कोई सवाल दिया जाता है कि फौरन ना कर देता है, या इसके ऊपर सोचता है, एनालाइज करता है। क्यूए का काम ही ये होता है कि बग क्यों पकड़ता है, वो बग कैसे पकड़ता है। वो सोचता है ना कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो सिर्फ आपको ये चीज़ देख रहे होते हैं। आप कहते हैं कि सॉरी मुझे नहीं पता, तो ये चीज़ जो है वो सामने वालों को खराब होती है। आप कहते हैं कि एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। ठीक है, हाँ, ये भी एक अच्छा गेस्चर होता है कि सॉरी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, मैं गलत जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इफ़ यू वांट टू ट्राई आई कैन डू दैट। तो कहते हैं कि हाँ ट्राई करो, एटलीस्ट बताओ तो सही, कोशिश तो करो। तो ये उनको अच्छा लगता है। और कोशिश करें कि उनसे, सामने वाले से अगर एक सवाल करें तो आप उनसे दो सवाल कर लेंगे। सर आपने ये सवाल तो किया है, लेकिन ये किसके मुताबिक है। ठीक है, जैसे मुझसे ऑटोमेशन के सवाल किए ही जाते थे, और बल्कि मुझसे ऑटोमेशन के सवाल किए ही नहीं जाते थे। मैं पहले ही बोल देता था कि मैंने जावा की एप्लीकेशन के ऊपर काम किया, और जावा की एप्लीकेशन ऐसे 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 काम चलती है। तो अगर आप पहले से ही अपने इंट्रोडक्शन में बता दें कि मैंने हैंड्स ऑन किया हुआ है, मैंने एक एप्लीकेशन नेट से उठाई थी, उसके टेस्ट केसेस लिखे, उसको मैंने पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया, और ये रहा मेरा कोड, ये रहा मेरा सैम्पल कोड, तो सामने वाला ऐसे इंस्पायर हो जाता है। तो एटलीस्ट कोशिश करें कि सामने वालों को इंस्पायर करने की कोशिश करें, और उसको अपना लाइव कोड दिखाएं, ये देखें मैंने ये कोड किया, ये देखें मैंने ये चीज़ें की है। तो सामने वालों को अच्छा लगता है कि अच्छा यार इसने पहले से ही बहुत सारे काम किया हुआ, अब तो मैं पूछूंगा ही नहीं। सिस्टम में मैंने यही किया था कि मैंने सामने वालों को बता दिया था कि ये देखें मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, इस एप्लीकेशन को मैंने काम किया है, और इन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पूरी एप्लीकेशन पूरी स्क्रैच से ऑटोमेशन की है, इनका पूरा टूल भी नया था। तो उन्होंने ऑटोमेशन के सवाल से किए ही नहीं मुझसे, प्रोग्रामिंग के दूसरे सवाल करते गए, वो तो किया ही नहीं। तो उनको एक बार पता चल गया कि ये चीज़ अब आपको आती है ना, तो फिर ये आपसे सवाल नहीं किए जाते। लेकिन ये कि परसेप्शन बना हुआ है, तो बना हुआ इस वजह से है कि सामने वाले को शुगर लगानी होती है, तो वो लगाता है, देखता है कि कौन ज़्यादा अच्छा। स्ट्रेस फेस कर सकता है। अच्छा काजिम, इसमें अनस मैं थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हम भी इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं। तो हम ये सोच रहे होते हैं एज ए फ्रेशर के जो है ना वो हम अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकले हैं, तो हमसे जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चन ना किए जाए, हम तो फ्रेशर्स हैं। लेकिन आप देखें, आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, आपने ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हैं। चाहे को कि आपकी यूनिवर्सिटी में उस तरह से चीज़ें या उस तरह से आपने लर्न नहीं की, साथ साथ काम नहीं किया, या यूनिवर्सिटी ने तवज्जो नहीं दी, ठीक है, तो वो खराबी यूनिवर्सिटी के हद तक ठीक ठीक है। लेकिन उसको इंटरव्यूअर उसको वो यही सोच रहा होता है कि आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो उसी चीज़ को असेस कर रहा होता है। तो वो वही कुछ ही पूछेगा जो आपने 4 साल पढ़ के आए हुए हैं। तो इसलिए जब भी तैयारी करें आप, तो 4 साल जो आपने पीछे पढ़ी हैं चीज़ें, उनको ज़रूर एक बार जो है ना गो थ्रू कर लें। चाहे उसमें प्रोग्रामिंग है, उसमें डेटाबेस है, डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट जो हैं उनको भी कर लें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको गो थ्रू कर लें, और एसक्यू अगर आप पढ़ी हुई हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ के जाएंगे। तो अभी रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझसे बिजनेस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो चूंकि मैंने पढ़ा हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने आंसर कर लिया। तो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसको एक बार गो थ्रू कर लें इंटरव्यू से पहले। ओके, थैंक यू सो मच काजिम, आपका आपने अपना टाइम दिया, और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स का मैं अप्रिशिएट करूंगा सबको, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, और छुट्टी के दिन आप लोग अपनी लर्निंग के लिए, जाहिर सी बात है, आपको अंदर कुछ ना कुछ अपने लिए करने का जुनून है, तो आपने अपने लिए टाइम निकाला। सो आप सब लोगों को ऐसे ही जो है वो पार्टिसिपेट करते रहें। हमारे अभी हम ये सोच रहे हैं कि एक तो वर्कशॉप हर वीक हुआ करेगी हमारी रेगुलर, हर वीक, और इसके बाद जो मंथ में एक बार हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा, वो भी कोई स्पेशल गेस्ट होगा तो उनके साथ। और इसके अलावा मॉक इंटरव्यू अगर कोई देना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई सीवी रिव्यू करवाना चाहता है या कोई और प्रॉब्लम्स है, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।